वेलकम टू जूरी सच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि हमें पता है राजस्थान के प्री की डेट अनाउंस हो चुकी है, दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 23 जून। बात अगर राजस्थान के जुडिशरी की एग्जाम की हो और हम माइनर लॉस को इग्नोर करें तो गाइस पॉसिबल नहीं होगा कि हम प्री को क्लियर कर पाए। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं वन लाइनर्स ऑन माइनर लॉस, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉश एक्ट से, जो कि शॉर्ट फॉर्म है ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। सो गाइस, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहले जान लो कि एजेंडा क्या होगा क्लास का। सो गाइस, अगर आप PYQ देखोगे प्रीवियस ईयर्स माइनर लॉस के, तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द बैरेक्ट। तो हम पूरा बैरेक्ट को एनालाइज करते हुए चलेंगे कि कौन सी जगह से MCQ बन सकता है और आपसे क्या पूछा जा सकता है, along with the landmark cases and the recent ones also. So guys, with this we are starting with the video. किसी भी एक्ट में दो डेट्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली कि इस एक्ट को प्रेसिडेंट का एसेंट कौन सी डेट पे मिला, और दूसरा एक्ट को लागू कब किया गया। सो बात करें प्रेसिडेंट एसेंट की डेट की, सो इट इज 22 अप्रैल 2013। ये तो गाइज इट इज वेरी इजी, क्योंकि एक्ट भी 2013 में आया और एक्ट को लागू भी 2013 में ही किया गया। और इनैक्टमेंट की डेट रहेगी 9 दिसंबर 2013। गाइस, राजस्थान में काफी अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। आपसे ये भी पूछा जा सकता है दिस इज एक्ट डैश ऑफ 2013, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज एक्ट 14 ऑफ 2013। उसके बाद चलते हैं स्कीम ऑफ द एक्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं इन टोटल, 18 नंबर, कितने सेक्शंस है टोटल, 13 नंबर। तो गाइस, ये आपको कुछ बातें हैं जो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठानी है। बेसिकली आप इसको रट ही सकते हो, नो अदर मेथड। आगे चलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एक्ट हम लेकर आए ये किस लॉ पे बेस्ड, किस जजमेंट पे बेस्ड है। क्योंकि पहले क्या हुआ कि एक जजमेंट में कुछ गाइडलाइंस दी गई, कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करी गई, और उसी को देखते हुए हमने इस लॉ को ड्राफ्ट किया, लेजिस्लेचर इस लॉ को लेकर आया। वेरी इंपॉर्टेंट केस विशाखा गाइडलाइंस, आप ये भी बोलते हो। सो विशाखा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। सो गाइस, 2013 में हमारा एक्ट आया, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 1997 में ही गाइडलाइंस दे चुकी थी। तो जब तक वैक्यूम था, एक्ट नहीं आया था, ये गाइडलाइंस ही आपका सारा जो भी चीजें थी वो देख रही थी विद रिस्पेक्ट टू दिस लॉ। सो गाइस, क्या हुआ कि कुछ पेटिशंस डली अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 3 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14, 15, 19, 1G और 21 को देखें तो क्या है कि विमेन को भी पूरा पूरा अधिकार है कि वो बिल्कुल फ्रीली काम कर सके, राइट टू वर्क। जैसे हम 19(1)G में बात करें तो आपको बिल्कुल राइट है, फ्रीडम है कि आप क्या ट्रेड प्रोफेशन आप करना चाहते हो, अडॉप्ट काम करना चाहते हो। सो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। इसलिए हम लेकर आए क्या, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एक्ट 2013। तो ये आप थोड़ा सा गाइस खुद पढ़ लीजिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी ये कहा गया कि हमें क्या करना चाहिए, स्टेट को क्या करना चाहिए, ह्यूमेन वर्किंग कंडीशन, इसको ये आ पाए ऐसा हमें एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। सो आर्टिकल 42 इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारे आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल कन्वेंशन को भी देखा कि अगर हम सीडो को देखें, दैट इज कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, अगर हम इस इंटरनेशनल कन्वेंशन को भी देखें तो यही कहा गया कि जो विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है हमें उसे हटाना है। सो इसके बाद ये सारी चीजें आपको, इसका डेट भी याद रखना है कि ये जो जजमेंट है ये कौन सी डेट पर आया। तो ये एक्ट आपको बताता है कि क्या कंप्लेंट मैकेनिज्म रहेगा अगर वर्क प्लेस पे किसी विमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, कैसे हम कमेटीज को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कौन सुनवाई करेगा आपके मैटर की, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन द एक्ट। 13th of August 1997, this is the date when this judgment was delivered by Honorable Supreme Court,
वेरी इंपॉर्टेंट डेट, इसको भी आपको ध्यान रखना है, 13 अगस्त 1997। ऑल राइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, हम ये जान लेंगे कि इस एक्ट में किस बारे में बात की जा रही है, कौन सी कमिटीज बन रही हैं, कौन सी अथॉरिटीज सेटअप की जा रही हैं, कंप्लेंट कहाँ फाइल होगी, कौन कंप्लेंट को फाइल करेगा, एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी रहेगी, कैसे केसेस कौन सी कमेटी के पास जाएंगे। तो अगर हम मोटा मोटा समझें, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और दूसरी कमेटी होगी लोकल कंप्लेंट कमेटी। फिर हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयर्स की क्या ड्यूटीज हैं एक्सेट्रा। इन्हीं सारी बातों पे पूरा एक्ट रिवॉल्व करेगा। और अगर हम बात करें रूल्स की, कि एक्ट के साथ में कुछ रूल्स बनाए गए, तो अगर आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, सेक्शन 29 ने ये पावर दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सकती है, रूल्स बना सकती है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी गवर्नमेंट के पास पावर है रूल मेकिंग की। सो व्हाट इज द आंसर, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे क्वेश्चन राजस्थान में आ जाते हैं। रूल नंबर 8, वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस में आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि रूल नंबर 8 बात करता है इंटरिम रिलीफ की, जो हम देते हैं अग्रीव्ड वीमेन को, जब उनका जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का प्रोसीडिंग जो इनिशिएट करती हैं, उसकी इंक्वायरी जब पेंडिंग होती है, तो जो भी इंटरिम रिलीफ का प्रोविजन होता है, दैट इज इन रूल नंबर 8। आगे चलते हैं गाइस। अब विशाखा का केस आया। विशाखा के केस में कुछ गाइडलाइंस दी गई, जिसको देखते हम ये लॉ लेकर आए। उसके बाद एक केस आया था मेधा कोतवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस वाले केस में क्या ग्रीवांस थी, वैसे देखो हमें बहुत डिटेल्स में नहीं करना ये केस, मतलब विशाखा तो हमें पता होना चाहिए। अगर हम विशाखा केस पढ़ रहे हैं या फिर पूरा एक्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि उसी पे मॉडल्ड है हमारा लॉ। बट बाकी के हमें कुछ पॉइंटर्स पता होने चाहिए। जैसे मेधा कोटपाल केस में क्या हुआ कि ये यहाँ पे मेन ग्रीवांस पेटिशनर्स का ये था कि जो भी कंप्लेंट कमेटी बोली गई है कि इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, अभी बहुत सारे वर्क प्लेस ऐसे हैं जहां पर इन कमेटीज का नामो निशान तक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूट नहीं की गई। तो दैट इज द थिंग। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व लिप सर्विस, hollow statements, and inert and inadequate laws with sloppy enforcement are not enough for true and genuine upliftment of our half most precious population, that is the women। ये काफी अच्छी लाइन है, you can use in the mains answer writing also। आगे चलते हैं, एक और केस आया। अगर हम एक्ट के इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हो केस को, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मुद्रिका सिंह, तो 2021 का केस था। अब यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं कि अगर कुछ टेक्निकलिटीज हो जाती हैं, प्रोसीडिंग में कुछ हो जाता है, सपोज करो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें बहुत हाइपर टेक्निकल इंटरप्रिटेशन नहीं लेना है कि आप सारी प्रोसीडिंग को क्या कर दो, नल एंड वॉइड। नो, आप ये देखो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द लॉ। अगर हम इस बात की करें, तो ये सोशियो वेलफेयर लेजिस्लेशन है, तो इसका जो एम है एक्ट का, हमें ऐसा इंटरप्रिटेशन देना चाहिए कि वो अचीव हो पाए। So we do not need to take a hyper technical interpretations of the service rules etc। अगर आपको ये नहीं पता सर्विस रूल्स क्या है या कुछ है, हर जगह पर हर वर्क प्लेस में कुछ सर्विस रूल्स एप्लीकेबल होंगे, जैसे सिविल सर्विस रूल्स भी होते हैं, इंडस्ट्रीज में स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, तो उससे ये रेफर कर रहे हैं सर्विस रूल्स। सो ओके, मूविंग ऑन फर्दर। अब चलते हैं डेफिनेशंस पे। सारी डेफिनेशंस तो इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बट देर आर सर्टेन डेफिनेशंस विच कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली, मे बी इन नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आप बताओ अग्रीव्ड वुमेन कहाँ पर डिफाइन है, दिस कैन बी अ क्वेश्चन। या पूछ सकते हैं कि अग्रीव्ड वुमेन किसको बोल सकते हैं, दैट इज द अनदर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। सो सेक्शन नंबर 2A आपको बताता है अग्रीव्ड वुमेन कौन होती है। अगर हम किसी वर्क प्लेस के रिलेशन में बताएं, अभी हमें वर्क प्लेस भी नहीं पता, हम देखेंगे डेफिनेशन में व्हाट इज वर्क प्लेस। तो अगर हम किसी वर्क प्लेस के रेफरेंस में बताएं, तो जिस विमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, दैट विमेन विल बी अग्रीव्ड विमेन, यानी कि जो पीड़ित महिला है। लेकिन अगर हम ड्वेलिंग हाउस एक्सेट्रा के बारे में बात करें, तो वो विमेन जो वहां पर काम करती हैं ड्वेलिंग हाउस में। एक क्वेश्चन आप अपने प्री में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट ये किस किस को कवर करता है। आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर A वर्क प्लेस, ऑप्शन नंबर 2
ड्वेलिंग हाउस, ऑप्शन नंबर 3 बोथ। तो आपको ये माइंड में फिट कर लेना है, ड्वेलिंग हाउस ये भी इस एक्ट के एम्बिट में आते हैं, ठीक है। सो बोथ वर्क प्लेस एंड द ड्वेलिंग हाउस, ठीक है। नाउ डोमेस्टिक वर्कर, सेक्शन नंबर 2E, मैंने आपको पहले ही बता दिया सारी डेफिनेशंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, सो दैट इज व्हाई आई एम स्किपिंग। सेक्शन नंबर 2E डोमेस्टिक वर्कर। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता था कि क्या डोमेस्टिक वर्कर्स भी इस एक्ट के एम्बिट में आते हैं? आंसर इज यस। So it means the women who is employed to do the household work in any household for remuneration whether in kind or cash. But ये include नहीं करता member of the family of the employer. तो अगर कोई काम कर भी रहा है even if you are paying a family member, no, तब नहीं आएगा, ठीक है। सो मैं जो रेड किया है, दिस कैन बी अ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। फिर बात करते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होगा? ये डेफिनेशन आप खुद थोड़ा सा रीड कर सकते हो, बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम कहते हैं ना कभी कभी कि क्या इंटर्न्स भी इस एक्ट के एम्बिट में आएंगे? तो आंसर इज यस। देखो लिखा हुआ है प्रोबेशनर, ट्रेनी, अप्रेंटिस, इंटर्न्स और कॉल्ड बाय एनी अदर नेम, चाहे वो रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट हुए हों, चाहे टेम्परेरी, एडहॉक, डेली वेज बेसिस पे हो, चाहे इवन दे आर अपॉइंटेड फॉर डेली वेज बेसिस ऑन द बेसिस, सो तब भी, चाहे हमने उनको डायरेक्ट किया हो, चाहे हमने उन्हें किसी एजेंट के थ्रू किया हो, एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएगा, चाहे वो वॉलेंट्री बेसिस पे कर रहे हों। और देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है वेदर फॉर रेम्यूनरेशन और नॉट, हो सकता है जैसे लीगल फील्ड में इट हैपेंस, इंटर्न्स दे आर नॉट गेटिंग एनी रेम्यूनरेशन, स्टाइपेंड थोड़ी ना है, स्टिल यू विल बी कवर्ड अंडर द एक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ एक चीज है, सेक्सुअल हैरेसमेंट और वर्क प्लेस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसको याद करना है तो इसको मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक दे सकती हूँ। आप लिखो से नो टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, 2N, 2N, it will be talking about sexual harassment. O, it will be giving you the definition of workplace. कि आपको workplace की definition देगा. So no to sexual harassment. So this is how you can remember this. सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर है जो हमारे पास 354A IPC में देखने को मिलती है। एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, डिमांड्स फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, मतलब एनीथिंग। देखो ये जो डेफिनेशन है ना, इट इज इंक्लूसिव इन नेचर। ऐसा नहीं है कि जो जो लिखा है दैट विल बी ओनली द थिंग, तभी हम बोलेंगे दिस इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। नो, डेफिनेशन इट इज इंक्लूसिव इन नेचर। एमपी हाई कोर्ट का हमारे पास जजमेंट भी है, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड वर्सेस लोकल कंप्लेंट कमेटी का। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, बट देयर हैज टू बी अ सेक्सुअल टोन, सेक्सुअल टोन होना चाहिए, तब हम इस एक्ट के एम्बिट में लाएंगे। वर्कप्लेस, वर्कप्लेस क्या होगा? इससे काफी बार प्री में क्वेश्चन आया है कि वर्कप्लेस क्या होगा। आपको ऑप्शन दे देंगे कि वर्कप्लेस इट इंक्लूड्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, कॉरपोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहला आपको सपोज ये दे दिया, फिर बोला एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वेंचर, फिर स्पोर्ट्स स्टेडियम एक्सेट्रा। तो ये चीजें, तो आप बोलोगे यस इट विल बी इंक्लूडेड। बट ध्यान देने वाली क्या बात है? ध्यान देने वाली ये बात ये है कि जैसे आपको पता होगा जब लेट नाइट शिफ्ट्स होती हैं तो आप कैब सर्विस देते हो। अगर कैब में ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या वो इस एक्ट के अंडर आएगा? बिकॉज आप उस प्रीमाइसेस में तो नहीं हो। सो यहाँ पे अगर आप फिफ्थ वाला पढ़ोगे, इट इज गिविंग यू एन आइडिया कि वेदर दैट विल बी कवर्ड और नॉट। सो इट सेज एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉई। हो सकता है सपोज आपने अपने किसी एम्प्लॉय को कहीं और भेजा, किसी और जगह भेजा, तो आप कह सकते हो ये यहाँ पर क्या दे रहा है, एक्सटेंडेड मीनिंग, एक्सटेंडेड मीनिंग टू workplace, to workplace, any place visited by the employee arising out of or during the course of employment, मतलब there has to be a connection with respect to employment, including transportation provided by the employer for undertaking such journey। तो जो कैब सर्विस है इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं,
एनी ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, अगर आप सपोज करो कोई मेड है डोमेस्टिक हाउस में भी, तो तब भी वो यहाँ पे इंक्लूड होता है। ठीक है, सो बोथ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, इट कवर्स बोथ वर्क प्लेस एंड ड्वेलिंग हाउस। मूविंग ऑन फर्दर, आपसे स्ट्रेट अप एक क्वेश्चन आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है? जैसे सपोज करो कि कहीं पर क्या है, जहाँ पे एंटरप्राइज में वर्कर्स हैं, उनका जो नंबर है दैट इज लेस देन 10, तो फिर वहां पे आप बोलते हो इट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सो सीने का नन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज दैट नंबर ऑफ वर्कर्स शुड बी लेस देन 10। ये आपको 10 जो नंबर है, दिस इज योर एमसीक्यू, दिस यू हैव टू रिमेंबर। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 3 में कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। देखो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हमें पता चला कि जिसमें सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, जिसमें सेक्सुअल टोन आ रहा है। अब हाउ इट इज रिलेटेड टू वर्क प्लेस, और कैसे सर्कमस्टांसेस में हम कह सकते हैं कि दिस इज सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, तो वो आपको सेक्शन नंबर 3 बताता है। सेक्शन नंबर 3 एक आपको डिक्लेरेशन देता है, एक प्रिवेंशन का क्वेश्चन देता है कि नो वीमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस, जनरल डिक्लेरेशन। फिर वो कहते हैं कि ये जो फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस हैं, अमंग अदर सर्कमस्टांसेस, अगर ये सर्कमस्टांसेस प्रेजेंट होते हैं तो आप बोल सकते हो, और इफ इट इज कपल्ड विद एनी बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो फिर यहाँ पे हम ये चीज बोल सकते हैं दिस इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। जैसे किसी एम्प्लॉय को प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना, कि अगर आप सेक्सुअल एडवांसेस करोगे, इन एक्सचेंज हम क्या करेंगे, प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे आपको, प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट। या फिर किसी को धमकी देना कि अगर आप ये चीज नहीं इन्वॉल्व होंगे सेक्सुअली हमारे साथ, तो फिर डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट होगा, आपके साथ डिमोशन कर दिया जाए मे बी। उसको थ्रेट करना प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के साथ, जैसे आप कह रहे हो कि अगर जॉब छोड़ के भी चले जाओगे ना, तब भी कहीं पे जॉब नहीं ले पाओगे, हम आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना के देंगे, ये सारी चीजें। फिर आप कह रहे हो कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना दैट इज इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव एंड हॉस्टाइल वर्किंग कंडीशन हो जाए विमेन के लिए, मेंटल ट्रॉमा होने लगे उन्हें, दैट इज अफेक्टिंग हर हेल्थ और सेफ्टी। मूविंग ऑन फर्दर, अब आपको दो और केसेस करने हैं, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द केसेस। इसको नहीं भी करोगे चलेगा, बट दिस इज वेरी रीसेंट केस ऑन दिस टॉपिक, सो आप इसको कर लेना। सो दिस इज ओरेलियानो फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा, 2003 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या हुआ, इसमें यही कहा गया था कि ये जो एक्ट है, इतनी गाइडलाइंस आ चुकी हैं, सो दैट हमें क्या करना चाहिए, हमें फुल पब्लिसिटी देना चाहिए इस एक्ट के प्रोविजंस को, सो दैट लोगों में जागरूकता पैदा हो कि ये चीजें नहीं हो, बिकॉज वुमेन इज इक्वली हैविंग अ राइट टू वर्क, राइट। आगे चलते हैं, अब चलते हैं कमेटी पे। पहले मैंने आपको बताया था कि दो कमेटीज होंगी, तो फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। सेक्शन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 4 में इसका डिस्कशन होता है, सेक्शन नंबर 4। अब एवरी एम्प्लॉयर ऑफ अ वर्क प्लेस शैल by order in writing constitute a committee to be called internal complaint committee। तो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, दिस इज फॉर वर्क प्लेस, ये कमेटी होती है वर्क प्लेस के लिए। कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी एम्प्लॉयर कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डिपार्टमेंट में क्या करो, आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इसको कॉन्स्टिट्यूट कराओ। अब इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जाने इनके मेंबर्स कौन होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। जैसे मैं आपको बताऊंगी ना कि आईसीसी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ऐसे ही जब मैं लोकल कंप्लेंट कमेटी की बात करूंगी वहां पे चेयरपर्सन होगा। सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगी, विमेन होंगी जो सीनियर होंगी उस वर्क प्लेस पे। उसके बाद नॉट लेस देन 2 मेंबर्स जिनको एक्सपीरियंस हो, लीगल नॉलेज का, सोशल वर्क का एक्सपीरियंस हो, नॉट लेस देन 2। सो 1 इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, नॉट लेस देन 2 मतलब मिनिमम 2 द पीपल हु आर हैविंग एन एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू दीज मैटर्स। आगे चलते हैं।
थर्ड कौन होगा? एक मेंबर हम लेंगे किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से या फिर एक ऐसे सामाजिक व्यक्ति से जो इन कॉज से जुड़ा हुआ है। लास्टली आप ये यहाँ पे कहते हैं प्रोवाइडेड दैट एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स हु नॉमिनेटेड शैल बी विमेन। तो सपोज करो हमारे यहाँ पे 4 मेंबर हो गए, मिनिमम हमने 2 ही किया, तो अब यहाँ पे 2 शुड बी विमेन, क्योंकि विमेन ही जो है वो विमेन के कॉज को बेहतर जान पाएगी, अपनी सिचुएशन पे रखकर देखेंगी तो वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगी और विमेन कंफर्टेबल भी होंगी दूसरी विमेन के साथ पूरी बात आसानी से बताने में। सो इसलिए विमेन को थोड़ा हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। नाउ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड एवरी मेंबर, इनका टेन्योर कितना होगा? नॉट एक्सीडिंग 3 years। ये आपको याद रखना है कि इनका टेन्योर कितना होता है? नॉट एक्सीडिंग 3, मैक्सिमम 3 years। अब इसके बाद क्या है? ये जो मेंबर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं इनको जो फीस एक्सेट्रा है वो कौन देगा? देखो एक चीज हो सकती है, आप ये सोच सकते हो कि इनकी फीस तो गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए, ये तो हमें गवर्नमेंट कह रही है एक्ट में कि ये बनाओ। नो, आपको ये याद रखना है कि ऐसे ही क्वेश्चंस में फंसाया जाता है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में ये जो हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या किसी एसोसिएशन से किसी पर्सन को नॉमिनेट करते हैं, इनकी फीस कौन देगा? एम्प्लॉयर। हम इसका क्यों रेफरेंस ले रहे हैं? वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, जब हम कह रहे हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर विमेन होगी, क्योंकि वो तो वर्क प्लेस की विमेन है ही, उनको तो रेम्यूनरेशन आएगा ही आएगा, इसलिए क्योंकि हम ये बाहर से व्यक्ति ले रहे हैं। सो दैट इज वाई एम्प्लॉयर ही विल बी गिविंग दी कोस्ट, ही विल बी बेयरिंग दी कोस्ट। आगे चलते हैं इसमें। ये आप खुद से रीड करना, मेरा सिर्फ एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें। देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन कब हो जाएगा। ये तो हमें पता है कि आप कोई मोरल टर्पिट्यूड का कुछ ऑफेंस कर दो, आपके ऐसा में हो जाता है। बट देखो यहाँ पे ये भी लिखा है कि चाहे आपका कन्विक्शन हो फॉर एनी ऑफेंस या फिर अगर कोई आपके अगेंस्ट इंक्वायरी भी पेंडिंग है ना, तब भी आपको हटा दिया जाएगा, फिर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर मेंबर नहीं बन सकते हो आईसीसी का, इफ देयर इज समथिंग दैट इज पेंडिंग अगेंस्ट यू। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस चाहता है कि भाई अभी कन्विक्ट तो हुई ही नहीं, बट स्टिल ये होगा। मूविंग ऑन फर्दर, एक और केस आया 2024 में। देखो हम ये केसेस को इग्नोर करते हैं, बट ऐसा नहीं है माइनर लॉस पे केसेस नहीं आ रहे हैं, बहुत नॉर्मल सोशल बोल सकते हो आप प्रॉब्लम है, तो काफ़ी केसेस आते हैं। इनिशिएटिव फॉर इंक्लूजन फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024, इसमें रिआइट्रेट किया गया ऑरिलियानो फर्नांडिस स्टेट ऑफ गोवा को। फिर इन्होंने कुछ और भी अपने एडिशनल डायरेक्शंस दिए कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट और ये जो हमारी यूटीज़ हैं ये कोऑर्डिनेशन में काम करें, ये जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनको अपॉइंट किया जाए। मैं आपको बताऊंगी कौन सी अथॉरिटीज़ हैं। जो भी गैप वगैरह दिखाई दे रहे हैं, अवेयरनेस के लिए हमें स्टेप लेने चाहिए, एनुअल रिपोर्ट्स हमें टाइमली भेजनी चाहिए, ऑल दीज मैटर्स। बस आप केस का नेम याद रख लेना, दैट विल बी ओके। फिर मैंने आपको बताया कि एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी होगा इस एक्ट में, जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं सेक्शन नंबर 5 में। सो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में notify a DM, additional district magistrate, or a collector or a deputy collector as a district officer for every district to exercise the powers and discharge functions under the act। अब देखो यहाँ पे लिखा मे, अब इनिशिएटिव फॉर इंक्लूजन फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्वेश्चन उठ गया कि क्या ये मे डिस्क्रिशनरी है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ पे भी डिस्क्रिशन एक ऑब्लिगेशन के साथ आती है वहाँ पे वो कमांड के फॉर्म में इस्तेमाल होती है, बोल सकते हो आप, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, उसने तो कॉन्स्टिट्यूट करना है एलसीसी को। अगर हम इसको हम में पढ़ेंगे फिर तो वर्किंग ही नहीं हो पाएगी एक्ट की। तो यहाँ पे बोला गया कि दिस इज टू बी रेड एज शैल, इसको आप शैल पढ़ोगे इवन दो द वर्ड मे इज यूज्ड। मूविंग फर्दर, सेक्शन नंबर 6, इट इज टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ एलसीसी। अब देखो वर्क प्लेस, जब एम्प्लॉयर ने किसी
कमेटी को, आईसीसी को कॉन्स्टिट्यूट किया, तो वो सारे केसेस वहीं जाएंगे आईसीसी में। बट लोकल कमेटी के पास कैसे केसेस जाएंगे वो हम देख लेते हैं। पहली बात तो एलसीसी को कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा, ये आपका एमसीक्यू आएगा। तो आप क्या लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 5 विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग द एलसीसी, दैट इज लोकल कंप्लेंट कमेटी। ये क्यों, आप इसको क्यों कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, टू रिसीव कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट। तो आप इसलिए कर रहे हो ना कि जो कंप्लेंट्स आ रही हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की, हम उससे डील करें। लेकिन ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि कब, किन मैटर्स पे इनका जुरिस्डिक्शन है। जहां पे इंटरनल कमेटी इसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया, और क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ड्यू टू हैविंग लेस देन 10 वर्कर्स। तो सपोज करो कि कहीं पर 10 से कम वर्कर हैं, जैसे आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर सकते हो, तो वहां पे कहाँ जाता है मैटर, एलसीसी के पास। या फिर अगर सपोज करो एम्प्लॉयर के ही अगेंस्ट हो जाए सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस, तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है ना कि पार्शियलिटी ना हो जाए। तो फिर अगर कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर ओनली, तो एम्प्लॉयर हिमसेल्फ, फिर आप अगर एम्प्लॉयर हिमसेल्फ है तो फिर एलसीसी विल बी डीलिंग विद द केस एंड नॉट आईसीसी, फिर आईसीसी नहीं करेगा। सो दिस इज द प्री क्वेश्चन कि कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। देन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक नोडल ऑफिसर को डेजिग्नेट करेंगे कि दिस इज द पर्सन हु इज गोइंग टू बी द नोडल ऑफिसर। और नोडल ऑफिसर का क्या काम होगा, उसका ये काम होगा, जैसे अगर विलेज लेवल पे हो, ब्लॉक तालुका तहसील लेवल पे होगा, या और अगर कोई ट्राइब वो है, अर्बन एरिया है तो म्यूनिसपैलिटी एक्सेट्रा में, इनका ये काम होगा, रिसीव करेंगे कंप्लेंट्स को। यहाँ पे सपोज करो ये कोई विमेन है और इन्होंने नोडल ऑफिसर को दिया कंप्लेंट, इन्होंने रिसीव कर लिया, और फिर ये क्या कर देंगे, इसको फॉरवर्ड कर देंगे किसको, एलसीसी, दैट इज लोकल कंप्लेंट कमेटी को। फॉरवर्ड द सेम टू द एलसीसी, कितने टाइम पीरियड में, 7 डेज में, विद इन 7 डेज ही विल बी फॉरवर्डिंग टू द एलसीसी। आगे चलते, सो कॉम्पोजिशन, टेन्योर एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एलसीसी। जैसे हमने पहले देखा था किसमें, आईसीसी में, कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगी, नॉट लेस देन 2 मेंबर्स होंगे एम्प्लॉयज में से जो हु आर कमिटेड टू द कॉज ऑफ विमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, जो है प्रिवेंशन वगैरह में जो इंटरेस्ट रखते हों। फिर हमने देखा था कि एक एनजीओ से ले सकते हो आप मेंबर। सिमिलरली यहाँ पे देख रहे हैं हम, एक चेयरपर्सन को नॉमिनेट किया जाएगा फ्रॉम एमिनेंट विमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। देखो कभी कभी क्या होता है एमसीक्यू में ना, इसे विमेन को पर्सन कर देंगे और दूसरे ऑप्शन में लिख देंगे विमेन, और थर्ड ऑप्शन में सपोज कह देंगे कि किसी मतलब कुछ और लिख देंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ये फैमिली अफेयर्स, इसमें हम इसके जो हेड है उनको बनाएंगे। ऐसा कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे विमेन वर्ड है ना, तो आपको डायरेक्ट ही फॉलो करना है टू गेट दी मार्क्स। आपको पेपर में फिर विमेन नहीं लिख कर आना है, पर्सन भी नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है। फिर वन मेंबर टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम द विमेन amongst the women working in block, तालुका तहसील, वार्ड और म्यूनिसपैलिटी। एक मेंबर हम वहां से ले लेंगे। 2 members of at least 1 shall be a women to be nominated from NGOs or any association committed to the cause of women। एक चेयरपर्सन हो चुके हैं, एक मेंबर ले लिया है हमने कहाँ से, तालुका और ये वार्ड म्यूनिसपैलिटी से। 2 मेंबर ले लिए हमने, उसमें से 1 शैल बी द विमेन, कहाँ से, एनजीओ से। आगे चलते हैं। अब इसमें ना आपको बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए। कह रहे हैं कि एक मेंबर तो ऐसा हो जिसको लीगल नॉलेज हो। फिर कह रहे हैं इसमें भी रिजर्वेशन क्रिएट कर रहे हैं कि कम से कम एक मेंबर तो ऐसा हो जो स्केड्यूल कास्ट या स्केड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता हो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। एक मेंबर होता है एक्स ऑफिशियो, जैसे द कंसर्न्ड ऑफिसर डीलिंग विद द सोशल वेलफेयर और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। ऐसा जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है इसका।
इन सभी का टेन्योर कितना होता है, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको ध्यान रखना है, इस कमेटी का भी, एलसीसी का भी। आगे चलते हैं 8 में, इसका है ग्रांट्स एंड ऑडिट्स, इसकी हेडिंग है ग्रांट्स एंड ऑडिट्स। आपको सिर्फ सेक्शन नंबर 8 में इतना पता होना चाहिए कि जो भी अकाउंट्स एक्सेट्रा का मेंटेनेंस हो रहा है, जो भी फंडिंग एक्सेट्रा रेज करी जा रही है इन पर्पसेस के लिए, उनका ऑडिट कौन करता है, किसके कंसल्टेशन में होता है, अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट। अब देखो वहां पे आपको फंसाने के लिए लिख दिया अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट, और यहाँ है अकाउंटेंट। लॉ के हम स्टूडेंट हैं, हमें दिखता ही सबसे पहले अटॉर्नी है, हम कहेंगे यही है यही है, नो, अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट, दिस इज द करेक्ट आंसर। पहली बात तो देखो ऑडिट एक्ट वगैरह में सबकी कॉमन सेंस है, ये मैं सिली मिस्टेक का बता रही हूँ आपको, जो हर कोई करता है, जब मैं भी एग्जाम्स दे रही थी तो मैंने भी की है, सो दैट इज द थिंग। आगे चलते हैं, अब आ गए मेन मुद्दे पर, कंप्लेंट, क्योंकि इसीलिए तो एक्ट लाया जा रहा है कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा कंप्लेंट फाइल करेंगे, कंप्लेंट एक्सेट्रा होंगी तभी तो आईसीसी रिसीव करेगी कंप्लेंट को। कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, अभी वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कौन से सेक्शन में डिफाइन है। एनी अग्रीव विमेन, एनी अग्रीव विमेन मे मेक इन राइटिंग, अगर वो राइटिंग में नहीं कर सकती हैं तो हेल्प ली जाती है, स्पेशल असिस्टेंस दिया जाता है उनको, सो दैट ये राइटिंग में हो जाए। अ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस टू द इंटरनल कमिटी इफ सो कॉन्स्टिट्यूटेड, सेक्शन 4 में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और द लोकल कमिटी सेक्शन 6 में, इन केस इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड, अगर कहीं पर आईसीसी को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का में वर्कर ही 10 से कम हो, तो एलसीसी। अब अग्रीव विमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करेंगी आईसीसी में कितने दिनों में, अगर सपोज करो यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है इस डेट पर, तो आपको 3 मंथ्स पे करना होता है। अगर इंसिडेंट्स बहुत सारे हुए हैं तो लास्ट वाले इंसिडेंट से 3 मंथ्स पे करना होता है, तो दिस इज द टाइम पीरियड। क्या इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, आंसर इज यस, अनदर 3 मंथ्स, नॉट मोर देन दैट। अगर सपोज करो एग्री विमेन कंप्लेन नहीं कर पा रही हैं, मेंटल इनकेपेसिटी हो गया, डेथ हो गया, तो छोड़ दें हैरेसर को हम, नो, फिर क्या होगा, लीगल लेयर कर लेंगे उनके कंप्लेंट, ठीक है, सो दैट इज द थिंग। आगे चलते हैं, अगर सपोज करो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या इनके चीफ जस्टिस अगर ये करे सेक्सुअल हैरेसमेंट की चीजें, फिर क्या होगा। देखो इनके लिए ना अलग से इन हाउस प्रोसीजर, ये बोला गया कि एक अलग से इन हाउस प्रोसीजर होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ही ऐसा है, थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी को हमें मेंटेन करना होगा। केस आया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक्स वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ एमपी, इसमें ये चीज़ बताई गई थी, डू रिमेंबर दिस, हो सकता है हम जुडिशरी के स्टूडेंट हैं तो हमसे ये चीज़ पूछ ली जाए, ठीक है। नाउ क्या ऐसे मैटर में आप कंसिलिएशन कर सकते हैं, सपोज एक विमेन है, उन्होंने केस किया किसका, सेक्सुअल हैरेसमेंट का, अगेंस्ट दी रिस्पोंडेंट, अग्रीव विमेन ने किया, क्या कंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी है, आंसर इज यस, सेक्शन नंबर 10। सबसे पहले यही होता है, बिफोर इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 11 एंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द अग्रीव विमेन, सबसे पहले यही कोशिश होगी कि कंसिलिएशन से मैटर खत्म हो जाए। बिफोर इनिशिएटिंग इंक्वायरी एफर्ट शुड बी मेड फॉर कंसिलिएशन। अगर लेकिन ये साफ साफ कह दिया गया कि मॉनेटरी जो सेटलमेंट होता है, इट शैल नॉट बी द बेसिस फॉर कंसिलिएशन। हालांकि ज़्यादा केसेस में ऐसा ही होता है, लोग पैसे लेकर ही चुप हो जाते हैं, बट मैं ज़्यादातर केसेस की बात कर रही हूँ, मैं आपको एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ कि भाई ये चीज़ है। सो लेकिन एक्ट मना करता है कि मॉनेटरी सेटलमेंट के बेसिस पे नहीं करोगे। नाउ आगे चलते हैं हम, कि सपोज करो कि हो गया सेटलमेंट, फिर क्या होगा,
तो जो भी सेटलमेंट हुआ उसको फॉरवर्ड कर दोगे टू द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। आईसीसी क्या करेगा, एम्प्लॉयर को बता देगा कि भाई इस मैटर में तो हो गया सेटलमेंट। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है, फॉरवर्ड द सेम टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इसको बता दिया जाएगा। इनकी कॉपीज दे दी जाएंगी एग्रीड वुमेन और रिस्पोंडेंट को। अब चलते हैं जहाँ पे सेटलमेंट नहीं हुआ वहाँ पर क्या होगा, इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, देखो यहाँ पे जो भी सर्विस रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होगी, इंक्वायरी होगी, ठीक है। अगर लेकिन ये तो आप देख सकते हो वेयर द रिस्पोंडेंट इज एन एम्प्लॉई, क्या होगा, सर्विस रूल्स विल बी एप्लीकेबल। लेकिन अगर डोमेस्टिक वर्कर है तो फिर लोकल कमेटी को लगता है कि हाँ जी एक प्राइमा फेसाई केस बनता है, कोई डोमेस्टिक वर्कर हैं उनके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है, अगर एलसीसी को ये पाती है कि हाँ एक प्राइमा फेसाई केस तो एग्जिस्ट करता है, वो क्या करते हैं, इस कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं पुलिस को। कितने दिन में, 7 डेज में, कि आप क्या करो, आईपीसी के रेलेवेंट प्रोविजन में आप केस को दर्ज कर दो, या तो 509 इंसर्टिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन और एनी अदर रेलेवेंट प्रोविजन जैसे 354 ए बी, ये सारी चीजें ए बी सी डी। इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, सेक्शन नंबर 12 आपको बताता है कि जब पेंडेंसी होती है इंक्वायरी की तो क्या एक्शन लिया जा सकता है। जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस, इसकी इंक्वायरी पेंडिंग है, तो अब अभी पेंडिंग है, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर एग्री वुमेन चाहे तो वो क्या कर सकती है, ट्रांसफर ले सकती है, या फिर कह रही है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हुआ है, ये अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसको मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, तो कह रही है रेस्पोंडेंट को क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो जब तक कि रिजल्ट नहीं निकल कर आता प्रोसीडिंग्स का, या फिर लीव दे देंगे एग्री वुमेन को अप टू 3 मंथ्स, ये लीव प्रोवाइड करी जा सकती है, या फिर कोई एनी अदर रिलीफ, रेसिडुअरी क्लॉज, रेसिडुअरी क्लॉज, बची कुछ बातें आगे। ये जो आपसे ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी कि और एग्जाम्स में, अग्री वुमेन को जो हम ये लीव दे रहे हैं ये क्या होंगी, इन एडिशन टू द लीव विच शी वुड बी अदरवाइज एंटाइटल्ड, जैसे सिक लीव वगैरह जो भी होती है उनको हटाकर। अब क्या हुआ, ये सारे जो भी रिकमेंडेशंस दिए जाएंगे तो वो ये जो है एम्प्लॉयर है वो उनको इम्प्लीमेंट कर देंगे। जैसे आईसीसी ने कहा कि इस रिस्पोंडेंट का ट्रांसफर कर दो तो एम्प्लॉयर उसका ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज द थिंग। फिर आती है इंक्वायरी रिपोर्ट की बात, ठीक है। इंक्वायरी रिपोर्ट, ऑन द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट आईसीसी और लोकल कमेटी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कमेटी shall provide a report of its finding to the employer or the district officer, LCC का district officer, ICC का employer। कितने दिन में, जब हमारा केस का निपटारा हो जाएगा कितने दिन में, 10 डेज के अंदर आप इनको रिपोर्ट अवेलेबल कर दोगे और रिपोर्ट भी अवेलेबल टू द कंसर्न्ड पार्टीज ऑफ द केस। अब इसमें क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं, एक चीज हो सकती है कि ये पाया जाए रिस्पोंडेंट इज गिल्टी, गिल्टी, और दूसरा पाया जाए कि रिस्पोंडेंट इज नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी। जहां पर पता चला कि नॉट गिल्टी वहां तो प्रोसीडिंग एंड हो गई, बट जहां पे पता चला कि यस ही इज एक्चुअली गिल्टी, हैरेसर है वो, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट, और इसको सर्विस रूल्स में क्या समझा जाता है, मिसकंडक्ट। और दूसरा क्या हो सकता है कि आप उसकी सैलरी भी से डिडक्शंस कर सकते हैं, सो दैट आप क्या दें, आप कॉम्पनसेशन दे पाए अग्रीव्ड विमेन को। अग्रीड विमेन के कॉम्पनसेशन के लिए आप डिडक्शंस कर सकते हो सैलरी से। अगर सपोज करो कि डिडक्शन पॉसिबल नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो रेस्पोंडेंट यू पे दिस मच सम टू द अग्रीड विमेन। लेकिन अगर सपोज करो कि वो नहीं देता तो इट विल बी रिकवर्ड एज लैंड रिवेन्यू, फिर ये ऐसे कलेक्शन होता है इसका, जैसे सीआरपीसी में मेंटेनेंस का होता है, अगर नहीं दोगे तो। The employer or the district officer shall act upon the recommendation within 60 days of its receipt by him। जैसे एम्प्लॉयर को कहा गया कि आप फैमिली
आप क्या करो, सैलरी डिडक्ट कर लो। आपको ये रिकमेंडेशन को फुलफिल करना है, इम्प्लीमेंट करना है कितने दिनों में, 60 डेज। दिस इज द टेन्योर। अब क्या होता है, कभी कभी ना विमेन भी ऐसा करती हैं कि वो फॉल्स केसेस कर देती हैं, मैलिशियस कंप्लेंट्स होती हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई विमेन ऐसा करती है तो ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। आप देखो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आपको सजा बताई गई है कि 4 साल की सजा होगी अगर आपने फॉल्स केस किया, नो। बस ये बोला गया कि सर्विस रूल के अकॉर्डिंग आपको डील किया जाएगा। इसलिए मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बनेगा कि कौन से सेक्शन बताता है कि अगर मैलिशियस कंप्लेंट होंगी तो कहाँ डील होगा, उसका पनिशमेंट कौन सा सेक्शन बताता है। तो इंडेक्स क्वेश्चन सेक्शन नंबर 14। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पनसेशन आप कैसे करोगे, कौन से फैक्टर्स को माइंड में रखेंगे जब हम डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पनसेशन करेंगे, कि क्या विमेन को मेंटल ट्रॉमा हुआ, सफरिंग हुआ, इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ, जो भी करियर अपॉर्चुनिटी में लॉस हुआ उनका इस सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से, जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस उनको करने पड़े, जो भी उनकी इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाएगा, किसका, इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द रिस्पोंडेंट, कि वो दे भी पाएंगे जितना। फिर फिजिबिलिटी कि क्या हमें उसको लमसम में देना चाहिए या इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे हम मेंटेनेंस प्रोसीडिंग में करते हैं कि कितना देना चाहिए। ऐसे कुछ फैक्टर्स आपको बता रहे हैं कि कितनी कॉम्पनसेशन बनती है, उसको डिटरमिन करने के लिए यू मे कीप इन योर माइंड दीज फैक्टर्स। सेक्शन 15, डिटर्मिनेशन of compensation to the aggrieved women if the respondent is found guilty. Prohibition of publication or making known contents of the complaint and inquiry proceeding. देखो आईपीसी में भी बोला गया है, नॉन डिस्क्लोजर क्लोज है 228A ऑफ आईपीसी। ऐसा ही पॉक्सो में भी है कि बच्चे की आइडेंटिटी को रिवील ना करें। सिमिलर यहाँ पे है कि विमेन की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेगा इंटरनल कमेटी, लोकल कमेटी एक्सेट्रा, जो भी एक्शन एक्सेट्रा हो रहे हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि आप आइडेंटिटी को हिडन रखोगे। सो प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन एंड मेकिंग नोन द कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स। फिर दूसरा कह रहे हैं कि सपोज करो अग्रीव वुमेन को मिल गया है रिलीफ प्रोवाइड हो चुका है इस एक्ट में, तो कुछ ऐसा करके, जैसे आप केसेस तो पढ़ते हो ना, एक्स वर्सेस करके आ जाता है, तो कुछ ऐसा करके लोगों को ये तो बताओगे कि इस एक्ट में मिल रहा है आपको इंसाफ। तो विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम और एड्रेस आप इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट कर सकते हो रिगार्डिंग द जस्टिस सिक्योर टू द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, जिससे कि लोगों का भरोसा बने कि हाँ इस एक्ट में भी कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि बस हमारे पेपर में आने के लिए, हमारा काम बढ़ाने के लिए है। तो इसलिए ये चीज़ बोली गई। फिर पेनल्टी वही इन्होंने बता दिया एज पर द सर्विस रूल, तो आपको अलग से कुछ नहीं बताया जैसे, तो ये चीज़ है यहाँ पर। फिर अपील के बारे में आपको बताते हैं कि अपील कोर्ट और ट्रिब्यूनल में आप अपील कर सकते हो। अपील कहाँ कहाँ पे, ये चीज़ ये थोड़ा सा देख लो आप यहाँ पे। सेक्शन 13(2) बताया पहले यहाँ पे कि अगर ये पाया गया कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, रिस्पोंडेंट इज नॉट ओके विद दैट, ही वांट टू गो इन अपील, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर जहाँ पे आप अपील में जा सकते हो। दूसरा जो डिडक्शन कर रहे हो सैलरी में से कि कितना करे, वो कह रहा है कि इतना तो नहीं करना चाहिए था, अपील कर सकते हो। अगर किसी विटनेस ने फॉल्स एविडेंस दे दिया या फिर अग्री वुमेन ने खुद फॉल्स एविडेंस दिए हैं झूठा केस करके, फिर वहाँ पे आप कर सकते हो। या फिर नॉन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है जो भी रिकमेंडेशन है उसका, तो कर सकते हो आप अपील। अपील कितने दिन में आपको प्रेफर करनी होती है, 90 डेज पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट। 90 डेज पीरियड में अपील आपको क्या करना होता है, प्रेफर करना होता है, फाइल करनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। अगर आपसे कहीं पे चैप्टर नंबर पूछते हैं ना, तो वो यही है कि ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर कौन से चैप्टर में बताई गई है। सो चैप्टर नंबर 6, ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर।
अब यहाँ पे ना आपको कुछ एमसीक्यूज बता देते हैं कि क्या एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या क्या बनती है। एक सिंपल रीड दे देना इसको, बहुत मतलब जिससे आप लगा पाओ कि हाँ ये ड्यूटी बनती है। कॉमन सेंस से भी कर सकते हो कि सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देना विमेन को, जो भी पर्सन्स उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। अपनी जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पे आप ये चीज़ लिखोगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा तो ये पीनल कॉन्सिक्वेंस होंगे। जैसे कॉलेजेस में होता है कि अगर रैगिंग रैगिंग क्या है, इट इज़ एन ऑफेंस, इतना पनिशमेंट दोगे। मेट्रो में होता है कि ऐसा करोगे तो ये, ऐसे ही आपको उसमें करना है कि पब्लिसिटी करनी है कि करोगे तो दिस इज़ द पीनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्ट। फिर आपको क्या करना चाहिए, वर्कशॉप, अवेयरनेस प्रोग्राम्स एक्सेट्रा इनको करना चाहिए जो सो दैट जागरूकता बढ़े, दैट इज़ द थिंग। फिर जो इंटरनल कमेटी है, लोकल कमेटी है, उनको भी हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग एक्सेट्रा देनी चाहिए। फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए उनको कि जो आप अपने केसेस को अच्छे से डील कर पाओ। असिस्ट करना चाहिए रिस्पोंडेंट विटनेसेस और अग्रीव वुमेन को, आप अपने अटेंडेंस कर पाओ, सिक्योर अटेंडेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट और विटनेसेस बिफोर आईसीसी, क्योंकि देखो एविडेंस आ पाएंगे तभी तो इंसाफ हो पाएगा। दैट इज द थिंग कि जैसे एम्प्लॉयर दबाव बनाए कि रिस्पोंडेंट आप कर लो इसको प्रोसीडिंग को अटेंड, आप नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, हम आपको फायर कर देंगे। दैट इज वो हो सकता है, दैट इज वन एग्जाम्पल। सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना आईसीसी को, एलसीसी को कि ये चीज़ें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। जैसे देखो एम्प्लॉयर की तो एक ये भी ड्यूटी है, अगर सपोज करो कुछ चीज़ सीसीटीवी में कैमरा में कैप्चर हो जाए तो फिर ड्यूटी है ना कि आप उस एविडेंस को पेश करो सामने कमेटी के। फिर अगर सपोज विमेन कहती है कि मुझे असिस्टेंट चाहिए किसी विमेन को, अगर जो विमेन है वो चूज करती है कि मैं कंप्लेंट फाइल करूंगी आईपीसी में, ये देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एच, to cause to initiate action under IPC or any other law for the time being in force against the perpetrator, or if the aggrieved women so desires, where the perpetrator is not an employee in the workplace at which the incident of harassment took place। कभी कभी ऐसा होता है कोई बाहर से कोई व्यक्ति आए हैं और विमेन वर्क प्लेस पे हैं, अब उनके साथ कुछ हो जाता है सपोज, तो विमेन कहती है कि मैं तो मेरा आईपीसी मतलब मैं नॉर्मल प्रोसीजर में जाना चाहती हूँ, तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो उनके जो एक्शन इनिशिएट कर रही हैं उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि बाहर का भी कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है पूरी हेल्प प्रोवाइड करे वेमेन को, क्योंकि हुआ तो आफ्टर ऑल आपके वर्क प्लेस पे ही है ना। अब treat sexual harassment as misconduct under the service rules, और जो भी मॉनिटर करना क्या, टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स बाय द इंटरनल कमेटी। ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जैसे हमने एम्प्लॉयर का देखा वैसे ही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का, ये मॉनिटर करेंगे टाइमली सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट्स फाइल्ड बाय द एलसीसी, और जो भी कुछ मेजर्स लेंगे फॉर अवेयरनेस ऑन दीज इश्यूज। तो ये हमारी ड्यूटीज हैं किसकी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की। सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 19 में आई एम वेरी सॉरी, सो सेक्शन नंबर 19 में एम्प्लॉयर, सेक्शन नंबर 20 में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब बिल्कुल हमारा प्लेन चलेगा मिसलेनियस एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ द एक्ट। सो कमेटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट, सो इंटरनल कमेटी, लोकल कमेटी एनुअल रिपोर्ट ये एक मतलब प्रिपेयर करेंगे an annual report and submit the same to the employer and district officer। district officer वो किसको भेज देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को। एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इन्फॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट, एम्प्लॉयर क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करें एनुअल रिपोर्ट में कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतने केसेस सेक्सुअल हैरेसमेंट के आए, इतनी महिलाओं को इंसाफ हम दे पाए, दैट इज द थिंग, वो चीज़ कह सकते हो आप। सो नो और जहाँ पे ऐसी कोई रिपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं है तो वो वहाँ पे इंटीमेट कर देंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कि ये केसेस हमने करे हैं सॉल्व, मतलब हो पाए हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर नाउ
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन डेटा 23, इसको आप सेल्फ रीड कर लेना। फिर कह रहे हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मेजर्स लेने चाहिए एक्ट की पब्लिसिटी के लिए 24, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड सेक्शन नंबर 25, इसको आप एक रीड दे देना, नॉट रिक्वायर्ड मच। 26 पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जैसे हमने देखा ना कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी थी, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर 19 में बताया हमें, अगर आप इसको नहीं कंप्लाई कर रहे हो फिर क्या होगा, पेनल्टी। जैसे बोला गया कि आईसीसी को कॉन्स्टिट्यूट करना है, 10 से ज़्यादा मेंबर होंगे अगर आपके कंपनी आपके डिपार्टमेंट वगैरह में, ऑर्गेनाइजेशन में। आप कह रहे हो कौन, हम तो देख ही नहीं रहे, इंटरनल कमेटी क्या ही बना के करेंगे, छोड़ो, जितने लोग बढ़ाएंगे हमें उनको थोड़ा सैलरी वैल्यू भी देना पड़ेगा, काम देखेंगे वो, तो छोड़ो क्या ज़रूरत है। तो नहीं, फिर आपको क्या होगा, नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी लगेगी। टेक एक्शन अंडर 13, 14 एंड 22, इंक्वायरी रिपोर्ट, मैलिशियस प्रोसीडिंग और एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट नहीं भेज रहे हो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, वहाँ पे आपको लग सकती है पेनल्टी। सो ही शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज। लेकिन अगर वापस से कर रहे हो तो ट्वाइस द पनिशमेंट विच माइट हैव बीन इम्पोज्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। तो पहले कन्विक्शन पे जितना होता, ट्वाइस द पनिशमेंट यू कैन गिव ऑन सब्सिक्वेंट कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, सो ये भी आपको समझ आया होगा। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट्स। तो पहली बात इन्होंने कहा कि जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस कौन सी कोर्ट ले सकती है, पहला ये भी क्वेश्चन आएगा। सो अग्रीड विमेन जब कंप्लेंट करेगी, कोर्ट तभी क्या कर सकती है, कॉग्निजेंस ले सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कमेटी, वो कंप्लेंट करे तो कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। और कौन सी कोर्ट लेगी, या तो ही शुड बी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यही ले सकते हैं। क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कर सकता है, आंसर इज नो। ऑफेंस का नेचर कैसा होगा, नॉन कॉग्निजेबल इन नेचर, ये आपको ध्यान रखना है। सेक्शन नंबर 28 कहता है कि जो भी प्रोविजंस हैं दे आर इन एडिशन टू द एडिशन एंड नॉट इन डेरोगेशन विद रिस्पेक्ट टू अदर लॉज। लास्टली रूल मेकिंग पावर मैंने आपको बताया था किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। So this is how we complete our discussion on POSH Act. So that is Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act 2013, विशाखा गाइडलाइंस से ये आया, तो ये केसेस आपको ध्यान रखने हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो यू मे कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ राइट इन द चैट बॉक्स। और फिर हम कौन से आपको लगता है कि इस एक्ट पे एक वीडियो आना चाहिए, तो यू मे मेंशन द एक्ट ऑल्सो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर।